हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक या फिर सब्जेक्ट आती है जिसका नाम है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, यह आपकी बुक और सब्जेक्ट का नाम है। और इसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि प्राचीन भारत में शासन कला से रिलेटेड है। ठीक है, और हम मतलब कि इसमें ना ओवरऑल जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर भी इसी में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के बारे में हम बेसिक नॉलेज जो है इसमें पढ़ेंगे। देन सेकंड या फिर थर्ड पार्ट के थ्रू हम इसके 3 पार्ट के थ्रू क्या करेंगे, इसको चैप्टर को ख़त्म कर देंगे जल्दी। ठीक है, तो देखो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे पहली बात बोली गई है, ये जो चैप्टर है ना आपका यूनिट फर्स्ट का प्राचीन भारत में शासन कला, इसको 2 पार्ट में क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। प्रकृति प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थानों का ऐतिहासिक विकास, ये याद करना पड़ेगा, थोड़े टफ वर्ड है लेकिन मैं बता देता हूँ। प्रकृति प्राचीन भारत में मतलब हिस्ट्री जो है, एक तरीके से वो कह सकते हो इंडिया की जो क्या है हिस्ट्री, वो है प्राचीन भारत हो गया। उसमें राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास, मतलब राजनीतिक संस्थाओं का कैसे विकास हो रहा था वो बताना है। मतलब राजनीतिक विचारकों ने क्या क्या विचार रखे जिनकी वजह से उसको वैल्यू दी जाने लगी और उसके ऊपर भरोसा किया जाने लगा। ठीक है, तो इतिहास का विकास होने लगा, तो मतलब इतिहास का विकास हो रहा है, तो प्राचीन भारत और इतिहास एक ही बात है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम ये बताएंगे। दूसरा है राजशाही की उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब राजशाही की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसका सिद्धांत बताना है। राजा के बारे में, राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी है इस पूरी यूनिट में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट जो है, हमने देखो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले पार्ट में देख लेते क्या है। प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर, मतलब इतिहास के जो भी अवशेष हमें मिले हैं ना, उसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि लगभग 4000 BC में, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट जिसे हम बोलते हैं, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, क्योंकि देखो एक होता है ईसवी और एक होता है ईसा पूर्व। ईसवी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ईसवी जो अभी चल रही है ना, वो क्या है, ईसवी है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को हम क्या बोलते हैं, ईसवी। तो अब वापस ईसा पूर्व कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है अब। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं, 2023 साल हो चुके हैं। और अगर हम 0 से पहले की बात करें ना, अगर पूरा टाइम 0 कर दे, जैसे 2023 चल रहा है, फिर एक टाइम ऐसा था 2022 था पिछले साल, फिर 2021 भी था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अगर हम पीछे जाएंगे तो एक टाइम पे क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 2000, 1000, फिर एक टाइम पे क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो 0 जो है वो ईसा मसीह का जन्म है। लेकिन 0 से पहले वाला समय जो था ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, जिसको बोला जाता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को हम क्या बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट या फिर ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम क्या बोलते हैं, ईसवी। तो देखो ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि लगभग 4000 BC में, 4000 ईसा पूर्व में भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति हुई। भारत की जो संस्कृति है उसका विकास होना शुरू हुआ, एक तरीके से उसका निर्माण हुआ था सबसे पहले। और इस युग को बोला जाता है संहिता युग। याद रखना, अगर पूछा जाए संहिता युग क्या होता है, मैं एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, कहीं भी अगर आप कोई SSC का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर कोई से भी एग्ज़ाम देते हो, अगर आपसे पूछा जाता है संहिता युग क्या है, तो आप बता सकते हो वह समय जिस समय क्या हुई थी, भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति हुई थी, उस काल को हम क्या बोलते हैं, संहिता युग। ठीक है, अब इसके बाद देखो सबसे पहले जब भी हम भारतीय या भारत के इतिहास की बात करते हैं या प्राचीन काल की बात करते हैं जो भारत से संबंधित हो, तो सबसे पहली जो सभ्यता निकल के आती है वो थी अपनी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी। एक तरफ हड़प्पा था तो दूसरी तरफ क्या था, मोहनजोदड़ो। ये दो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो हड़प्पा सभ्यता ना बिल्कुल ना शहर की तरह थी, और ये सबसे पहली सभ्यता मानी आती है, मतलब आज से बहुत साल पहले की बात है। ये हड़प्पा सभ्यता नाम की क्या थी, एक सभ्यता थी जो ना बिल्कुल शहर की तरह, जिस प्रकार की व्यवस्था आज भी है ना, जैसे चौराहे होते हैं, ठीक है, गलियां बनी होती है, ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट भी होती है, वैसी ही ना व्यवस्था कहाँ पर थी, हड़प्पा सभ्यता में भी थी, और वो भी बहुत साल पहले। आज तो कुछ गांव ऐसे भी होंगे जहाँ पे गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ की गलियाँ बिल्कुल क्या, तुमकोण कहते हैं ना,
90 डिग्री, ठीक है, वैसी थी, एक दूसरे और परपेंडिकुलर भी थी, ठीक है, मतलब समकोण भी थी और एक दूसरे के समानांतर भी थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो गलियाँ थी, स्ट्रीट लाइट भी थी, ऐसी व्यवस्था जो आज भी मौजूद है और शहरों के अंदर है, वाली व्यवस्था बहुत साल पहले हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता नाम की जगह पर, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब ये देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना जो यूनिट है ना प्राचीन भारत में शासन कला है, तो प्राचीन भारत में शासन के बारे में जानने से पहले हम बेस देखेंगे। सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी प्राचीन भारत में, सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, वो थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल से जगह से मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये समृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत और विकसित सभ्यता थी, ठीक है। इसका डेवलपमेंट हो चुका था तथा यहाँ बड़ी संख्या में शहर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थे इधर, नगर थे, शहर थे। इन शहर के लोगों के मिस्र सभ्यता और सुमेरी नाम की सभ्यता थी, ठीक है। साथ वाणिज्य और सांस्कृतिक संबंध थे, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो वो है ना जगह, उनके संबंध किनके साथ थे, मिस्र सभ्यता के साथ, सुमेरी सभ्यता के साथ थे। और ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, जिसको हम वाणिज्य बोल सकते हैं, और सांस्कृतिक लेन देन करते थे, मतलब खान पान से रिलेटेड और पहनावे से रिलेटेड जो लेन देन है वो मिस्र और सुमेरी के साथ किया करते थे। कौन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग, ठीक है। अब देखो लगभग 2000 BC में, मतलब 2000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, बिफोर क्रिस्ट में क्या हुआ, इस सभ्यता के लुप्त होने के कारण अभी भी अज्ञात है। मतलब इसका जो है ना, ये जो सभ्यता थी वो विलुप्त हो गई थी, ठीक है। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी, बिल्कुल लुप्त, ठीक है। और इसके ना कारण, मतलब ये किस वजह से ख़त्म होगी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के पतन के कारण या फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पूछा जाए तो इसके ना जो भी आंसर है वो लगभग में दिए जाते हैं। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया हो, मौसम में परिवर्तन हो गया, बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, तो ऐसी ना अनुमान लगाए जाते हैं कि इनकी वजह से क्या हो गया हो, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया हो। लेकिन किसी को ठोस रीज़न नहीं पता कि किस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, तो बस अनुमान लगाया जाता है। तो इस बारे में ना लोग क्या अज्ञात है, ना राजनीतिक विचारकों का कुछ पता है, ना हमें कुछ पता है, ना इतिहासकारों को कुछ पता है, ना मनोवैज्ञानिक या फिर जो भी मानव वैज्ञानिक है उनको भी इस बारे में नहीं पता कि किस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ या किस कारण क्या हो गए, लुप्त हो गए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा जितना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना। और देन उसके बाद नोट्स, पहले आपको नोट्स पे भी फोकस करना है और एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए और जितना मैंने नोट्स में लिखा है आप प्लस पॉइंट भी बना सको जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स में ना थोड़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन हम क्या करते जा रहे हैं उसको ईजी भी करते जाएंगे, ठीक है। एक कहानी के रूप में हमें इसे समझना है। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना जो कि किसके पूरी की पूरी क्या थी, शहर की तरह थी, ठीक है। और उसका विकास भी हो चुका था और ये लुप्त भी हो गई थी, लेकिन इसका ये लुप्त कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। सब लोग क्या अज्ञात है, अज्ञात का मतलब जिसके बारे में ना पता हो। अब देखो आगे क्या बोला गया, जिस प्रकार इतिहासकारों मतलब जो इतिहासकार है ना और मानव वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता पर अपने विचार रखे, इन्होंने जो बातें जो मैंने आपको ये बताया ना कि ये शहर की तरह थे, विकसित हो चुके थे, इसके बारे में अभी तक ज़्यादा नॉलेज नहीं पता हमें, ठीक है। मतलब है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे लुप्त हुई है। और तो ऐसे ही ना विचार किसके ऊपर रखे गए हैं, एक और सभ्यता आई थी, आर्य सभ्यता बोल सकते हो। अब ये आर्य सभ्यता क्या वो भी जानेंगे। देखो जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद एक और सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। तो वो सभ्यता थी अपनी वैदिक सभ्यता, जिसको आर्य सभ्यता भी कह सकते हो। अब ये देखो वैदिक सभ्यता जो है ना वो पर्टिकुलर नेम है एक किसी सभ्यता का। अब इसका नाम बाद में आर्य सभ्यता कैसे पड़ा, या फिर आर्य सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं और वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखो वैदिक सभ्यता जो है वो वेदों के नाम से ली गई है, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है वो एक ऐसी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया था तो उसके बाद एक नई सभ्यता निकल कर आई थी जिसका विकास भी हुआ और वो जानी जाने लगी किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से, जिसका दूसरा नाम है आर्य सभ्यता, ठीक है। अब देखो इस काल की जानकारी जो है वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हमें जानना है तो वैदिक साहित्य से हमें मिल सकती है, जिसमें ऋग्वेद,
ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब आते हैं ना, उससे हमें मिल सकती है इसके बारे में नॉलेज कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में जितनी भी नॉलेज प्राप्त करनी है तो 4 वेद दे रखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसके बारे में मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वैदिक काल के बारे में या वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें ना सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद होते हैं, 4 वेद में सबसे पुराना वेद जो है वो है अपना ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है, और सबसे ज़्यादा मेन भी इसे ही माना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी यही है। ठीक है, अब देखो वैदिक काल को ना, वैदिक काल जो है उसको हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। वैदिक काल का पहला जो है वो है ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, फिर दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, 2 वेद बताया था ना, 2 काल में बांटा गया, एक होता है पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, और दूसरा है अपना उत्तर वैदिक काल जिसको बाद वाला या मॉडर्न थोड़ा हो जाता है। जब वैदिक काल में थोड़ी सी मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है ना तो उत्तर वैदिक काल निकल के आ जाता है। तो इतनी बात ध्यान रखना कि सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी भारत की? वो थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जो बिल्कुल शहर की तरह थी। फिर दूसरी सभ्यता निकल कर आई, उसका नाम था जो वैदिक काल वाली सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता, या फिर जिसका दूसरा नाम है आर्य सभ्यता, वो निकल कर आई थी। और वैदिक काल के अंतर्गत वेदों का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, जिसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद आ गया और अथर्ववेद आ गया। ठीक है, इसको ये सीक्वेंस में नहीं है। और इसके बाद आता है, देखो 4 वेद हो चुके हैं, अब इसके बाद क्या है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक पहला है पूर्व वैदिक काल, पहले वाला वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसमें थोड़ी चीज़ें क्या हो गई है, मॉडिफाई हो जाती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। आर्य लोगों के द्वारा एक सभ्यता बनी जिसे आर्य सभ्यता कहा गया। देखो आर्य लोग जो थे ना वो एक जगह से, कहीं एक जगह है वहाँ से आए थे। अब वो कौन सी जगह है वो भी देख लेते हैं। आर्य लोग आल्प्स पर्वत या फिर मध्य एशिया के भाग से भारत में आए थे। देखो भारत कौन सी जगह पर है? एशिया के अंदर तो है, लेकिन एशिया में कहाँ पर है? ये साउथ की साइड है, दक्षिण जो एशिया है ना वहाँ पर है। भारत की स्थिति का मतलब भारत की अगर पोजीशन बताएगा, अगर लोकेशन बताए तो एशिया में है, और एशिया में देखो वर्ल्ड में ना कॉन्टिनेंट्स है, उसमें से एक एशिया भी आता है। अब एशिया के वो हो गए 4-5 डायरेक्शन कह सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, और एक मिडल साइड हो गई। फिर क्या है, साउथ की साइड जो आती है ना लोकेशन, एशिया के अंदर का साउथ की बात करोगे तो साउथ में क्या पाया जाएगा? भारत। तो जो भी आर्य लोग हैं ना वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मिड एशिया से आए थे, और वो कहाँ पर आ गए? साउथ एशिया में आ गए, मतलब भारत में आ गए। मिड एशिया से कहाँ पर आए थे? साउथ की तरफ आए थे। तो साउथ में क्या मिला उनको? भारत। तो भारत में ये आ गए थे। जब ये भारत आए तो इन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना करी, वैदिक काल शुरू हो गया, जिसकी वजह से वेदों को पढ़ने से हमें आर्य लोगों की जानकारी भी मिलती है। अगर हम वेदों को पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 वेद बताए, ठीक है, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो इससे हमें आर्य लोगों की जानकारी भी मिल सकती है। इंडो आर्य संस्था का चरित्र मुख्य रूप से शासन उन्मुख था। ठीक है, शासन उन्मुख था किसका? आर्य संस्था का चरित्र। देखो इसमें हम राजा के बारे में देखेंगे, राष्ट्र के बारे में देखेंगे। राजा एक या कई लेवलों पर, स्तर मतलब होता है लेवल, ठीक है, राज करता था। राजा जो है वो एक लेवल या फिर एक से ज़्यादा लेवल पर क्या करता था? राज करता था। दूसरा, आप देखो राजा के बारे में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या फिर ये कहाँ से निकला है वो बताता हूँ। इस शब्द की उत्पत्ति, जो राजा नाम की राजा शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति प्राचीन संस्कृत से हुई है। मतलब संस्कृत भाषा जो है ना, संस्कृत जो है ना उससे हुई है, जो राज शब्द से लिया गया है। राजा जो है वो कहाँ से लिया गया? राज शब्द से लिया गया, और संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शासन। इसलिए राजा का अर्थ है वह जो लोगों को प्रसन्न या संतुष्ट करता है। देखो वैदिक काल में ना राजा जो थे वो क्रूर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, दूसरी बात वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं आते थे। तीसरी बात, राजा को कभी भी पॉलिटिक्स के बेस पर नहीं देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, समय बदलता गया, वैदिक काल जैसे ख़त्म हुआ तो उसके बाद नया काल शुरू हुआ। तो आधुनिक काल में जैसे कि अगर कोई भी राजा बनता है, राजा या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी बनता है, तो हम उसको एज अ पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं। ठीक है,
लेकिन उस समय राजा को पॉलिटिक्स के या पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देखा जाता था, क्योंकि वो उस समय राजा की डेफिनेशन ही कुछ और थी और राजा की डेफिनेशन बदल चुकी है। ठीक है, तो उस समय राजा की डेफिनेशन ये थी, वह जो लोगों को प्रसन्न रखता हो, मतलब खुश रखता हो, संतुष्ट करता हो। ठीक है, लोगों को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अब इसके बाद बोला गया राष्ट्र। देखो, राजा के बारे में पढ़ लिया और राष्ट्र के बारे में क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूँ, राजा से संबंधित है एक वर्ड राज्य, जिसको हम बोलते हैं स्टेट। देखो, बहुत से जो बच्चे हैं वो ये मान लेते हैं कि राज्य का मतलब होता है स्टेट, जैसे कि हो गया अपना बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये वाले राज्य नहीं है। ठीक है, ये राज्य है, लेकिन अभी हम जो सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, पॉलिटिक्स में अगर कभी भी आप राज्य पढ़ते हो तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ज़्यादातर ना ये माना जाता है राज्य का मतलब होता है कि एक देश से है जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई राज करने वाला होता है। जैसे कि पहले क्या होता था, एक हर एक राज्य में ना पर्टिकुलर क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। जैसे मगध में हुआ करते थे, मगध में देखो अशोक हो गए, बिंबिसार हो गए, ये सब हुआ करते थे। ठीक है, ये राजा थे, तो उस समय राज्य बोल सकते थे। लेकिन आज पूरे देश की बात करेंगे। राज्य, अगर राज्य की बात हो रही है तो पूरे देश की बात होगी। राज्य क्या आज बराबर है देश के। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन राज्य का मतलब एक दूसरा भी होता है, जैसे कि आपको पता है बिहार, जम्मू कश्मीर, ये सब। अब देखो, राष्ट्र की जो परिभाषा वो देखते हैं हम। इसका अर्थ प्रादेशिक इकाई या फिर राज्य है। इसकी संरचना में कबीले, जनजाति मतलब छोटी छोटी जातियाँ और परिवार शामिल हैं। वैदिक काल में राजवंश, परिवारों, जनजातियों, कुल मतलब परिवार ही कह सकते हो, गाँव के विकास और एकीकरण के साथ राष्ट्र में राजशाही होती है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इसमें क्या होता है, शामिल होते हैं। राजवंश, परिवार, जनजाति, कुल, गांव के, ये सब चीज़ें इनमें क्या होती है, राष्ट्र के अंदर शामिल की जाती है। अब देखो, वैदिक काल में राजा के शासन की सीमाएं बताएंगे। टोटल कितनी सीमाएं हैं, 2। सबसे सिंपल टॉपिक है, आपको समझ भी आ जाएगा। तो देखते हैं। पहला, शुरुआत में राजशाही, जो राजा लोग थे वो वंशानुगत नहीं थे। वंशानुगत क्या होता है, देखो वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आज मैं राजा बना तो मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। तो ऐसे क्या होता है, वंशानुगत होता है, वंशानुगत। ठीक है, तो शुरुआत में राजशाही वंशानुगत नहीं बल्कि वैकल्पिक थे। ठीक है, वंशानुगत नहीं थे। जरूरी नहीं था कि पिता के बाद बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ऐसा उस पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ देखते हैं। राजा के चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख भी नहीं था। मतलब राजा का चुनाव कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे आज हमें पता है ना प्रधानमंत्री कैसे बनता है। ठीक है, लोगों के द्वारा वोट दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं या फिर किसी भी प्रकार के चुनाव होते हैं। ठीक है, नेता के चुनाव हो गए किसी भी प्रकार के, तो उसका प्रोसेस आज हमें पता है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या है, जो भी राजा के चुनाव की प्रक्रिया होती थी उसके बारे में आज हमें पता ही नहीं है। और वे कौन लोग हैं जो राजा के चुनाव में भाग लेते थे उसके बारे में भी अज्ञात है, कुछ नहीं पता। ठीक है, कौन कौन से लोग राजा के चुनाव में भाग लिया करते थे इस बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है। वैदिक काल के अंत तक शासन वंशानुगत बन गया। जैसे वैदिक काल का अंत हुआ तो शासन क्या बन चुका था, वंशानुगत। मतलब राजा के बाद, मतलब पिता के बाद बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ऐसे ऐसे चलता रहता था। तो वैदिक काल का जैसे ही अंत हुआ तो वंशानुगत जो शासन था वो बन चुका था। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण सीमा राजा के द्वारा शासन शक्ति के उपयोग के बारे में है। ठीक है, शक्ति के उपयोग के बारे में है। प्राचीन वैदिक राजा को समिति और सभा नामक 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रशासन करने का अधिकार है। देखो, समिति और सभा के बारे में देखेंगे। इसमें 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं, एक समिति हो गई और दूसरी सभा हो गई। ठीक है, और प्रशासन करने का अधिकार है राजा को। समिति को उन सभी लोगों की आम सभा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो, 2 वर्ड है ना इसमें, समिति और सभा। तो इसमें जो समिति होती है उन समिति को उन सभी लोगों की आम सभा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राजा की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो लोग राजा की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको किस में शामिल किया जाता है, समिति में। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला गया। एक वो है विचारक है जिसका नाम है लुडविग। ठीक है, लुडविग के अनुसार क्या माना गया, इनका मानना है कि सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों और अमीर लोगों के लिए थी। सभा जो है ना
देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, 2 मुख्य संस्था आती है राजा के लिए, ठीक है। पहली क्या थी, समिति, और दूसरी सभा। तो जो सभा है ना वो विशेष रूप से ब्राह्मण, जो कि वर्ण के अंदर सबसे ऊपर थे, ठीक है, ब्राह्मण और अमीर लोगों के लिए थी, और जबकि समिति आम लोगों के लिए थी जो राजा के चुनाव में भाग लेते थे। सो गाइस ये अपना जो था यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। यूनिट फर्स्ट जो अपनी है प्राचीन भारत में शासन कला, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद अपना सेकंड पार्ट थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।